अध्याय 16। मैं जिया हाओ का दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया जब उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। तो मिस्टर इंटेलिजेंट, क्या आप समझ गए? मैं बहन लेन, मैं जिया हाओ ने चौंकते हुए खुद की ओर इशारा किया। तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? उसने वास्तव में इस तरह के विकास की उम्मीद नहीं की थी। खेल में भी सू लैन का मार्ग स्पष्ट रूप से एक खराब अंत वाला मार्ग था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही आप खराब अंत वाले मार्ग से बचे, ये केवल सू लैन के ब्लू क्रिस्टल कंपनी की सफल उत्तराधिकारी बनने के साथ समाप्त होता है। जहां तक उसके प्रेम जीवन की बात है, उसने एक बार खेल में ली ताओ द्वारा रोते हुए खेले जाने के बाद जिया हाओ से बात की थी, लेकिन उसके बाद वह अंत तक उससे बचती रही। अचानक जिया हाओ ने सारी जानकारी एक साथ जोड़ दी और उसके दिमाग को आखिरकार कुछ स्पष्टता मिली। बड़ी बहन लैन, तुमने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। जिया हाओ ने अविश्वसनीय स्वर में कहा, जैसे लिंक का मतलब यहाँ पारिवारिक प्रेम के अलावा प्यार करना है। हालांकि इससे पहले कि जिया हाओ और अधिक संदेह कर पाती, सू लान ने अचानक आगे बढ़कर जिया हाओ को चूम लिया। उसके कोमल होंठ फूल की पंखुड़ियों की तरह थे, जो जिया हाओ के होंठों पर धीरे से दबाव डाल रहे थे। धीरे धीरे उनकी जीभ एक दूसरे को छू रही थी, जिससे दोनों एक अजीब और आनंदमय प्रत्याशा से कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद सुलान ने चुंबन तोड़ते हुए पीछे की ओर झुक गई। जिया हाओ ने अपनी हथेली को अपनी छाती पर रखते हुए हाँफते हुए कहा, उसकी तेज धड़कन को महसूस करते हुए। बहन लान, आप मुझे सीधे सू लान या लान कह सकते हैं। सू लान ने अपने होंठ सिकुड़े। हे, लेकिन आपको बड़ी बहन कहने का अपना ही आकर्षण है। जिया हाओ ने अपने होंठ रगड़ते हुए हंसी। मैं बस इस पर विश्वास नहीं कर सकता। बहन लान, लेकिन मैं क्यों? जिया हाओ ने उसकी ओर देखते हुए गहरी सांस ली। मैंने सोचा था कि तुम मुझे केवल एक छोटे भाई के रूप में देखती हो। हाओ प्र, क्या तुम भूल गए हो जब हम साथ खेलते थे? मुझे लगा कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। जिया हाओ के सवाल सुनकर सूलान ने मुंह बनाया। उस बचकाने वादे को छोड़ दे, तो मुझे हमेशा तुम पर क्रश रहा है। हाओ प्र, तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के बाद मैं तुमसे कबूल कर लेती। हालांकि तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया और माँ ने तुम्हें गोद ले लिया। जब मैंने ये सुना तो मैं खुश और दुखी दोनों थी। खुश इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता पाऊंगी। दुखी इसलिए क्योंकि माँ ने तुम्हें गोद लिया है, इसलिए तुम मेरे सौतेले भाई जैसे हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को दफना दूंगी। हालांकि जिस तरह से तुमने सू परिवार की बागडोर संभाली और संकट से सभी की मदद की, मैं अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा और महसूस किया कि मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। और हाँ, वैसे भी हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं। सू लान ने आश्वस्त स्वर में कहा। तो हाओ प्र, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ। सू लान ने जिया हाओ के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करते हुए गहरी सांस ली। उसका चेहरा गुलाबी आकर्षण से लाल हो गया था। उसकी धड़कन सर पर दौड़ते घोड़े की तरह थी, जिससे उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। हालांकि उसने जिया हाओ के सामने अपनी सारी भावनाएं कबूल करने का फैसला किया और वह रुकी नहीं। मैं कबूल करने से पहले इंतजार करने की योजना बना रही थी। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ? और आज, हाँ, मैंने देखा कि जब उस छात्र ने मेरे सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया तो तुम गुस्से और ईर्ष्या से दूर चले गए। उस पल मुझे खुशी हुई जब मैंने तुम्हें ईर्ष्यालु देखा। और जब तुमने कार में और यहाँ तक कि घर में भी मुझसे परहेज किया, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। मुझे एहसास हुआ कि शायद तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। तो जिया हाओ, मैंने जो कहना था कह दिया। सू लान ने गहरी सांस ली। जब उसने देखा कि जिया हाओ चुप है तो वह चिंतित हो गई। क्या क्या है हाओ प्र, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? मेरा मतलब है, तुमने मुझे सिर्फ एक बड़ी बहन के तौर पर देखा होगा। ऐसा नहीं है। जिया हाओ ने सू लान की बात काटते हुए चिल्लाया। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बड़ी बहन लान। जिया हाओ के ईमानदार हाव भाव देखकर सू लान दंग रह गई। लेकिन मुझे भी कुछ कबूल करना है, जिया हाओ ने गंभीर स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, बताओ हाओ प्र। मेरा व्यक्तित्व खराब है। जिया हाओ ने गहरी सांस ली और खुलकर बोलने का फैसला किया। तुमने मुझे एक आदर्श, सुंदर युवक के तौर पर देखा होगा, लेकिन मुझ में भी कुछ बुराइयां हैं। ओह, मैं तुम्हारी बुराइयों के बारे में जानना चाहूंगी हाओ प्र। सू लान खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। मैं एक महिला प्रेमी हूँ, जिया हाओ ने सीधी आवाज में कहा।
जैसा कि सू जिंग र ने बताया, स्कूल में मेरी कई रोमांटिक महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने उन्हें भी यह बात बताई। इसके बावजूद वे मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गए। मुझे पता है कि यह बहुत अनैतिक और अनैतिक है। हालांकि बचपन में एक घटना के बाद मुझे लगा कि मेरा दिल और विचार और भी अधिक विकृत हो रहे हैं। जिया हाओ ने अपना सिर झुका लिया, दोषी स्वर में बात करते हुए। मैं घटना के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अत्यधिक लालची हो गया। मैं उन चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता जो वे हैं। धन, महिलाएं, मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ। संक्षेप में कहें तो मैं एक भी महिला से संतुष्ट नहीं हो सकता। जिया हाओ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चली गई। मैंने अपने दिल की सच्चाई दिखा दी है, बड़ी बहन लैन। जहां तक आप क्या करने जा रही हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं ईमानदारी से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपना क्रश बनने के योग्य समझा। हाओ र सू लैन ने अपने होंठ काटे और वह गिर गई। गहरी सोच। हालांकि उसी क्षण उसने अपने दिल को शांत कर लिया। हाओ, वहीं खड़ी रहो। मत जाओ या पीछे मत मुड़ो। हाँ, जिया हाओ ने सू लान की आवाज सुनकर अपने कदम रोक दिए। उसने कुछ सरसराहट की आवाजें सुनी, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह क्या कर रही है? जिया हाओ ने अपने दिल में सोचा। सू लान की आवाज फिर से गूंजी। अब तुम पीछे मुड़ सकती हो। क्या हुआ? जिया हाओ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने सू लान को देखा। उसने एक सेक्सी, लेसदार काली थॉन्ग पहनी हुई थी और उसके बड़े स्तनों को जालीदार ब्रा से ढका हुआ था। तुमने यह मेरे लिए खरीदा है न? सू लान ने हल्की मुस्कान दी। अब बताओ, मैं कैसी दिख रही हूँ? बड़ी बहन लान, तुम क्या कर रही हो? जिया हाओ को उसी क्षण अपने सिर में खून दौड़ता हुआ महसूस हुआ। अगर वह इसे नियंत्रित नहीं करता है, तो वह अत्यधिक नाक से खून बहने से मर सकता है। तुम्हें मेरा जवाब चाहिए था, नहीं? सू लान ने हल्की आवाज में कहा। क्या तुम मेरा जवाब सुनकर खुश हो? मैं जिया हाओ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और सू लान को कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ करना, बड़ी बहन लान। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अपने दिल की एकमात्र महिला नहीं बना पाया। जिया हाओ ने उसे और कसकर गले लगाया। उसके कान के पास कांपती आवाज में धीरे से बोला, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें खतरे से बचाऊंगा और तुम्हें वह सारी खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो। हाओ र सू लान का दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वह हमेशा एक रूढ़िवादी महिला के रूप में दिखाई देती थी। जिया हाओ के सामने ऐसा साहसिक कदम उठाने से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। हालांकि वह जिया हाओ को अपनी भावनाएं दिखाने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसने संकोच नहीं किया। जिया हाओ ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। वे स्पष्ट भूरे रंग के क्रिस्टल की तरह थे, जो प्यार, गर्मजोशी और करुणा से भरे हुए थे। बिना कुछ सोचे जिया हाओ ने एक बार फिर उसके होठों को चूमा, इस बार अधिक जोश और उत्साह के साथ। सू लान ने भी उतने ही प्यार से उसका चुंबन लौटाया। जिया हाओ की जीभ का स्वागत करने के लिए अपना मुंह खोला। उनकी जीभ सांपों की तरह आपस में लिपटी हुई थी, जिससे उनके शरीर खुशी और गर्मी से झूम रहे थे। जिया हाउ स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाली लिपस्टिक के साथ साथ पुडिंग के स्वाद को महसूस कर सकती थी। हालांकि सू लान का प्यार इन चीजों से कहीं ज्यादा मीठा है। उसकी हथेली धीरे धीरे सू लान के कूल्हों के नीचे उतरी, धीरे धीरे उसकी मोटी गांड को सहलाया जो सेक्सी थॉन की वजह से ज्यादातर खुली हुई थी। सू लान का शरीर कांप उठा जब उसने जिया हाउ के अपने पिछले हिस्से पर सहलाने को महसूस किया। उसका शरीर और भी गर्म हो गया, उसकी गोरी त्वचा पर लालिमा फैल गई। अचानक सू लान ने जिया हाउ को अपने बिस्तर पर धकेल दिया, जिससे वह हल्के से उछलकर नर्म बिस्तर पर गिर गया। टस्क हाउ र तुम वहां पहले से ही बहुत उत्तेजित हो। सू लान ने एक छोटी सी हंसी निकाली, उसके पैंट से बाहर निकलने की धमकी देने वाले विशाल इरेक्शन की ओर इशारा करते हुए। बड़ी बहन लान, तुम अभी बहुत सेक्सी लग रही हो, जिया हाउ ने एक ईमानदार आवाज में कहा। मैं इससे कैसे उत्तेजित नहीं हो सकता? मैं अभी भी एक गर्म खून वाला जवान आदमी हूँ। तो चलो देखते हैं कि तुम कितने गर्म खून वाले हो। हालांकि सू लान ने ये बोल्ड शब्द कहे, फिर भी वह शर्मीली और घबराई हुई थी। उसने जिया हाउ की पैंट नीचे खींचने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ थी। जिया हाउ ने सू लान की प्यारी झिझक को देखकर हंस दिया। बहन लान, चाहे कुछ भी हो, तुम अभी भी वही शर्मीली और रूढ़िवादी सू लान हो जिसे मैं जानता था। तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं
सू लान जिया हाओ की शरारती मुस्कान देखकर खुद को रोक नहीं पाई। जिया हाओ ने उसे थोड़ा चिढ़ाया और धीरे धीरे अपनी पैंट नीचे खींची। सू लान ने एक जोरदार सांस के साथ जिया हाओ के शानदार लन को आजादी से बाहर निकलते देखा। आकार, आकृति, लोच, सब कुछ ने सू लान को किसी भी चीज से परे चौंका दिया। यह इतना बड़ा है। सू लान हैरान थी। जैसे यह उन वीडियो की तरह है। आह, तो बड़ी बहन इस तरह के वीडियो देखती है न? जिया हाओ मुस्कुराए। सू लान ने सिर हिलाते हुए शर्माते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं, मेरी दोस्त उन्हें देखती है। उसने मुझे एक बार दिखाया। केवल एक बार, कुछ बार। सू लान ने अपने होंठ काटे। फिर भी उसकी आंखें अभी भी जिया हाओ के शानदार लन पर केंद्रित थीं। वह बिस्तर के सामने घुटनों के बल बैठ गई, जिससे जिया हाओ का लन उसके चेहरे के ठीक सामने आ गया। उसने अपने होंठ खोले और बंद किए, ये तय नहीं कर पाई कि क्या करे। जिया हाओ ने ये देखा और अपना सिर हिलाया। बड़ी बहन लैन, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे वीडियो सिर्फ वीडियो हैं, उनमें कोई गहराई या भावनाएं नहीं हैं। इसके अलावा तुम्हें अपने मुंह का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती हो। मैं सू लैन अवाक रह गई जब उसने देखा कि जिया हाओ उसे एक गुरु की तरह मार्गदर्शन दे रही है। एक आह के साथ उसने सिर हिलाया, अपने कोमल हाथों से जिया हाओ के लिंग को धीरे से पकड़ लिया। वह लिंग के चारों ओर धड़कती नसों के साथ साथ उग्र गर्मी को महसूस कर सकती थी, जिससे वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने धीरे धीरे लिंग को सहलाना शुरू किया, धड़कन की लय से मेल खाने की कोशिश करते हुए। वह अपने चेहरे को लिंग के करीब जाने से रोक नहीं पाए और तेजी से सहलाने लगी। अजीब, तीखी गंध ने उसके शरीर को आग से जला दिया। ये फूलों जैसी भयानक बदबू या खुशबू नहीं थी, लेकिन खुशबू कुछ खास थी, उसकी इच्छा को और बढ़ा रही थी। नध, बड़ी बहन लैन, तुम अच्छा कर रही हो। क्या अच्छा लग रहा है? सू लैन ने उत्सुकता से पूछा, इस तरह के नए अनुभव का आनंद लेते हुए। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है, जिया हाओ ने हाँफते हुए कहा। तुम्हारे हाथ कमाल के हैं, बड़ी बहन लैन। मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। चिपचिपा प्रीकम पहले ही टपकना शुरू हो गया था, जिससे जिया हाओ का लिंग और भी फिसलन भरा हो गया। इससे सू लैन की हरकतें तेज और आसान हो गईं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने जानबूझकर अपने स्तनों को जिया हाओ के लिंग के करीब रखा, जिससे वह और भी उत्तेजित हो गया। आह, मैं वीर्यपात कर रहा हूँ। आह, सू लैन को लिंग में झटके महसूस हो रहे थे क्योंकि उसमें से सफेद तरल पदार्थ की धारें निकलने लगी थीं। उनमें से ज्यादातर नीचे टपक रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ सीधे उसके चेहरे पर जा गिरे, जिससे उसका चेहरा भीग गया। यह तुमने बहुत ज्यादा वीर्यपात किया, हाओ र। सू लैन हंस पड़ी क्योंकि उसे अपने होठों पर हल्का सा स्वाद महसूस हो रहा था। उसे चिपचिपापन महसूस हो रहा था, जो जैसे जैसे सेकंड बीतते जा रहे थे, चिपचिपा होता जा रहा था। तो पुरुषों और महिलाओं के तरल पदार्थ अलग अलग होते हैं। वह उठते हुए अपने दिल में बुदबुदाती हुई जिया हाओ को साफ करने के लिए टिश्यू ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बड़ी बहन, जिया हाओ, क्या तुम अंदर हो? सू लान और जिया हाओ के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने सुजिंग र की आवाज सुनी। वे दोनों जल्दी से उठे। जिया हाओ ने गंदगी को पोंछने के लिए टिश्यू लिया। इस बीच सू लान घबरा गई क्योंकि उसने भी अपना चेहरा पोंछा और अपने कपड़े वापस पहन लिए। नमस्ते, क्या आप लोग अंदर हैं? सू जिंग रा ने दरवाजा खोला और उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। आप लोग अध्ययन में इतने तल्लीन हैं कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। उसने जिया हाओ और सू लान को अध्ययन डेस्क के पास बैठे देखा। उद्धरण चिन्ह। आहा, मुझे माफ करना, जिंग र। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी। सू लान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। हाँ, आपके होठों पर वह सफेद चीज क्या है बड़ी बहन? क्या कहाँ? सू लान ने सहज रूप से अपने होंठ चाटे, एक बार फिर वर्जित क्रीम का स्वाद चखा। तुम लोग। सू जिंग रा की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन जिया हाओ ने उसे एक खाली कांच का कप दिखाया। आह, मुझे पता था, तुमने हलवा खाया है। सू जिंग रा ने आह भरी। हाँ, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सू लान की ओर सिर हिलाया। तुम दोनों थोड़े थके हुए लग रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुश्ती या क्या? सू जिंग रा ने हल्के से हंसते हुए देखा कि सू लान हल्के से सांस ले रही है। उसकी त्वचा पर अभी भी लालिमा थी। सू लान और जिया हाओ अवाक रह गए। सू जिंग रा ने बिना जाने ही बहुत सटीक तर्क दिया। हे, तुम वाकई बहुत सोचती हो, जिंग र। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। वैसे भी तुम चेन चेन के घर गई थी। हाँ, वह हमारे शहर में आ रही है। मैं उसकी मदद करने गया था। सू जिंग रा बिस्तर पर बैठ गया।
लेकिन वह एक अजीब सी गंध सूंघने से खुद को रोक नहीं सका। अजीब, ये गंध बहुत अजीब है। यहाँ विषय बदलने की कोशिश मत करो। जिया हाओ ने सू जिंग र को सोचने नहीं दिया। हे, तुम चेन की मदद करने गए थी या उसके साथ खाना खाने? एह, हो तुम्हें कैसे पता? सू जिंगर हैरान थी। आह, तुम उस पुरानी नूडल की दुकान पर गए होंगे। सू लान ने समझदारी से सिर हिलाया। फिर भी, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं खरीदा। ओह, मुझे लगता है मैं भूल गई। सू जिंगर ने अपनी जीभ बाहर निकाली। लेकिन फिर, जब उसने सू लान और जिया हाओ की निगाहें देखीं, तो उसने विषय बदल दिया। वैसे भी, जिया हाओ, कल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है। क्या तुम तैयार हो? बेशक, मैं तैयार हूँ। मैं हमेशा से तैयार रही हूँ। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। सू जिंगर ने अपनी बाहें पार कर ली। लेकिन, मैंने तुम्हें तैयारी करते या कुछ भी करते नहीं देखा। क्या मुझे कुछ चींटियों को हराने के लिए तैयारी करने की जरूरत है? कितना घमंडी! सू जिंगर ने अपने होंठ सिकुड़े। क्या तुम्हारे पास अपनी शेखी बघाड़ने की कोई ताकत है? क्यों नहीं? जिया हाओ मुस्कुराए। क्या तुम मुझे परखना चाहते हो? चलो चलते हैं। मैंने सिस्टर जियांग से कुछ तरकीबें सीखी हैं। मैं इसे तुम पर इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, तो मैं मैच रेफरी बनूंगी। सू लान ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो देखते हैं कि तुम लोग दक्षिणी एज डोजो में क्या सीख रहे हो। सू जिंगर जब जिया हाओ के सामने खड़ी हुई तो उनमें से 3 बगीचे में चले गए। मुस्कुराते हुए जिया हाओ ने अपनी आस्तीनें ऊपर की। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो मैं तुम्हें धमकाऊंगा। ऐसा क्यों? मैं सिर्फ एक मुट्ठी का इस्तेमाल करूंगा और अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। जिया हाओ, क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रही हो? सू जिंगर की आंखें सिकुड़ गईं। जिया हाओ की बात सुनते ही उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं तुम्हें नीची नजर से नहीं देख रही हूँ। मैं सिर्फ तथ्य बता रही हूँ। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। तो, अगर तुम मुझे हिलाने में कामयाब हो जाओ, या मुझे अपनी दोनों मुट्ठियां इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दो, तो तुम जीत जाओगी। फिर अपनी बात से पीछे मत हटो। सू जिंग रा ने जवाब दिया। आह, शुरू करने से पहले, हम शर्त क्यों न लगाएं? जिया हाओ अचानक मुस्कुराए। शर्त के बिना, ये द्वंद्व नीरस लगेगा। ठीक है, तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? सू जिंग रा ने झुंझलाहट के साथ पूछा। उसे पहले से ही एहसास था कि जिया हाओ की मांग अच्छी नहीं होगी। मुझे 1 हफ्ते के लिए ओनी चान बुलाओ। नहीं। चलो, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। सू जिंग रा ने अपने दांत पीसते हुए जॉगिंग के दौरान अपने पहले अपमान को याद किया। लेकिन अगर मैं जीत जाती हूँ? चलो, बोलने से पहले सू जिंग रा ने एक पल सोचा। तुम 1 हफ्ते के लिए मेरे काम निपटाने जा रहे हो। तुम्हें जो भी मैं कहूंगी, वह करना होगा। समझौता? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी स्थिति को समायोजित किया। आगे बढ़ो, मुझ पर हमला करो। हे, इसका पछतावा मत करो। सू जिंग रा ने अपने हाथों को हवा में सरकाते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह जिया हाओ की छाती पर उतरने वाली थी, उसने जिया हाओ के हाथों को हिलते हुए देखा और अपनी मुट्ठी को दूर फेंक दिया। ये देखो, पवन और बिजली त्रिग्राम। सू जिंग रा के हमले मूसलाधार बारिश में बदल गए जिया हाओ की ओर। हालांकि, जिया हाओ ने बिना ज्यादा प्रयास के हर हमले को रोकने के लिए अपनी हथेलियों का इस्तेमाल किया। और, उसने ऐसा एक ही जगह पर खड़े होकर किया, बिना 1 इंच भी हिले। अचानक, जब उसने उसे एक बार फिर मुक्का मारा, तो जिया हाओ ने बस उसकी मुट्ठी पकड़ ली, उसे रोक दिया। लेकिन उस पल, उसने अपने पैरों का इस्तेमाल जिया हाओ के घुटनों पर हमला करने के लिए किया, उसे लड़खड़ाने की कोशिश करते हुए। हालांकि, जिया हाओ ने बस अपने पैरों को ऊपर उठाया और थोड़ा झुका, सू जिंग रा की लात से बचते हुए। लात से बचने के बाद, उसने अपने पैरों को ठीक उसी जगह पर रखा जहां वह पहले था। लानत है। तारांकन बाम। तारांकन। आउच। लानत है। बस, तुम्हारी त्वचा कितनी सख्त है। सू जिंग रा आखिरकार जिया हाओ की छाती पर मुक्का मारने में कामयाब रही। लेकिन उसे अपनी मुट्ठियों पर दर्द का एहसास हुआ, जिससे वह पीछे हट गई। अच्छा, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? मैं तुम्हारी भलाई के लिए खुद को एक बाधा दे रहा हूँ। जिया हाओ मुस्कुराए। सू जिंग रा ने अपने होठों को काटा और कुछ कदम पीछे हटते हुए आह भरी। अरे, तुम्हारा शरीर एक टैंक की तरह है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? तुम बस पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हो। हे, क्या मुझे तुम्हें अपना रहस्य बताना चाहिए? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर, जब से तुम हार गए हो। नहीं, मैं तुम्हें ओनी चान नहीं कहूंगी। सू जिंग रा ने साफ मना कर दिया और उसने जिया हाओ को अपनी जीभ दिखाई। तुम क्या करने जा रहे हो? हे, बेहतर होगा कि तुम पीछे ना हटो, सू जिंग रा। जिया हाओ मुस्कुराए। नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगी।
क्या क्या? सू जिंग र लड़खड़ा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत है। मैं क्यों नहीं बताऊंगी। जिया हाओ मुस्कुराते हुए उसकी ओर चली गई। ठीक है, द्वंद्व यही समाप्त होता है, सू लान ने बीच में कहा। हाओ एर, जिंग एर को बहुत ज्यादा तंग मत करो। और जिंग एर, चूंकि तुमने शर्त लगाई है, इसलिए तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम भी नहीं, बड़ी बहन। सू जिंग एर ने उसे दुखी होकर देखा। ठीक है, तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए काफी समय है। जिया हाओ ने हंसते हुए पलटकर कहा। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा। तो मिलते हैं। जिया हाओ फैंग युनशी के लिए ऑर्डर की गई सॉस और दूसरी पाक कला की चीजें लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह गोदाम में गया और सभी बैरल को चमत्कार के बर्तन में रख दिया। बुरा नहीं है, इतनी मात्रा में सॉस कम से कम 1 महीने तक चलेगा। जिया हाओ ने ये देखकर संतोष से सिर हिलाया। सॉस लेने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एक संदेश देखा। अब चलो उस लड़की हान युन से मिलते हैं। ये वही लड़की थी जिसके साथ चाओ रान ने छेड़छाड़ की थी। हालांकि अगर जिया हाओ अब कुछ नहीं करती है, तो वह चाओ रान के बजाय किन बिंगयू के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देगी। भाई जिया, मैंने आपको हान युन का पता पहले ही भेज दिया है। अरे चिंग गुओ, तुम वाकई बहुत तेज हो, है ना? जिया हाओ अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। हे, बेशक, मैं हमारे स्कूल और छात्रों के बारे में ज्यादातर बातें जानता हूँ। चिंता मत करो, चेंगुओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। जिया हाओ हंसा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे गच्चा गेम में 3 महीने के लिए प्लेटिनम पास दूं? आह, भाई जिया, तुम सच में भगवान हो। मैं तुम्हारी दयालुता के आगे सिर झुकाता हूँ और अपनी गांड पेश करता हूँ। ठीक है, चुप रहो। जिया हाओ उसे बीच में ही रोककर खुद को रोक नहीं सका। ये कमीना सच में चाटुकार है। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि चेंग गुओ ने काम पूरा कर लिया है। उसे हान यू का पता मिल गया और अब वह उसका अगला गंतव्य है। हान यू, उसके माता पिता दूसरों की तरह अमीर नहीं हैं। यह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, या शायद थोड़ा नीचे। वह दिखने में भी अच्छी है। उसे 10 में से 6.5 अंक मिले हैं। पते का अनुसरण करते हुए जिया हाओ हान यू के घर पहुंच गया, जो एक छोटा सा अपार्टमेंट है। हालांकि जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, उसने एक जानी पहचानी शख्सियत को बाहर निकलते देखा। ये वाइस प्रिंसिपल डिंग था। उसने जिया हाओ को देखा और थोड़ा आंखें सिकोड़े बिना रह नहीं सका। हालांकि जिया हाओ बेपरवाह था, बिना उसकी ओर देखे ही इमारत में घुस गया। वह युवक, ऐसा लगता है कि वह हमारी अकादमी का छात्र है। जो भी हो, मैंने वह कर लिया जो मैं करना चाहता था। वह कमबख्त चाओ रैन, मुझे उस कमीने को ठीक करना है। वाइस प्रिंसिपल ने कार में बैठते ही आह भरी। जिया हाओ ने ये देखकर मुंह बिचकाया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हान युन के अपार्टमेंट में चला गया। खटखटाने के बाद दरवाजा जल्दी से खुला। ये हान युन की माँ थी। हाँ, कौन है? नमस्ते चाची, मैं हान युन का दोस्त हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन हो तुम? युन र का दोस्त। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जिया हाओ ने आह भरी और उसकी मुस्कान चमक उठी। चाची, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जिया हाओ हूँ, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति जिसके साथ तुम अपनी बेटी को बिना किसी संदेह के एक कमरे में रख सकते हो। ये सुनकर हान युन की मां चकित रह गई। हालांकि अजीब बात है, गुस्सा होने के बजाय उसकी आंखें खाली हो गईं। मुझे याद है। आह, हाँ, जिया हाओ, हाँ, उसने धीरे से सिर हिलाया। अंदर आओ, बच्चे। हान युन अंदर है। हे, शुक्रिया चाची। जिया हाओ अंदर जाते ही मुस्कुराया। उसने बस हान युन की मां के विचारों को धुंधला करने के लिए अपनी 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कला का उपयोग किया। कौन है? मां, यह आपकी दोस्त है, जिया हाओ। हान युन की मां ने जवाब दिया। हालांकि हान युन के आने से पहले जिया हाओ ने अपनी मां को देखा और मुस्कुराई। चाची, क्या आप जाकर मेरे लिए कुछ कॉफी बना सकती हैं? जरूर बच्चे, मैं अभी आता हूँ। पीछे हान यू की मां ने सिर हिलाया और वह पलटी और रसोई में चली गई। हान यू ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन उसे झटका लगा जब जिया हाओ ने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गई? हान यू घबरा गई जब उसने जिया हाओ को अपने कमरे के अंदर देखा। दरवाजा बंद मत करो, माँ, माँ। चिल्लाना बंद करो। जिया हाओ की आज्ञा सुनते ही हान यू को अचानक डर का एहसास हुआ। डर, उसके शब्दों का प्रभुत्व उसे पूरी तरह से बंद कर देता है। जिया हाओ उसके बिस्तर पर बैठते ही हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा और साफ सुथरा है। बुरा नहीं है।
तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? हान यू ने जिया हाओ को देखते हुए अपने दांत भींच लिए। क्या तुमने अपनी माँ को नहीं सुना? मैं तुम्हारी सहपाठी हूँ। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। तुम मेरी कक्षा से नहीं हो। मैं वास्तव में उसी कक्षा से हूँ। जिया हाओ ने हल्के से उत्तर दिया। अब चलो समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है? क्या वाइस प्रिंसिपल डिंग यहाँ आए थे और चोउरान के मामले के बारे में तुमसे बात की थी? हान यू ने ये सवाल सुनकर अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उसके होंठ कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अप्रिय बात याद आ रही हो। क्या तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अच्छा, बहुत कुछ, जिया हाओ ने शांत स्वर में कहा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। चोउरान और वाइस प्रिंसिपल की चापलूसी करो और किन बिंगयू पर दोष मढ़ो। अगर तुम ये रास्ता अपनाओगे तो तुम थोड़े समय के लिए सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन अगली बार तुम आसानी से नहीं छेड़े जाओगे। तो क्या? हान यू ने फट से कहा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं उनके कहे अनुसार नहीं करूंगी तो वे मुझे बर्बाद कर देंगे? ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। वह बिस्तर पर बैठ गई और रोने लगी। जिया हाओ ने आह भरी और वह एक पल के लिए चुप रहा, जिससे हान यू को अपने विचारों को इकट्ठा करने का मौका मिला। अब मुझे बताओ कि उसने तुमसे क्या कहा? मैं, वह अभी कुछ मिनट पहले आया था। जिया हाओ को समझाते हुए हान यू ने आह भरी। स्कूल में मामला उछलने के बाद हान यू की मां को खबर भेजी गई। वर्तमान में उसके पिता शहर से बाहर हैं, इसलिए उसकी मां सब कुछ संभालती है। वाइस प्रिंसिपल डिंग हान यू की मां के सामने बात को सरल बनाने के लिए यहाँ आए, और उसके बाद वह हान यू को निजी बातचीत के लिए ले गए। हान यू, मुझे लगता है कि आपने 2 छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया था और यह अभी भी लंबित है, हाँ? सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हालांकि, टीचर चाओ, उसके पास आपकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें पहले से ही हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उन तस्वीरों के बाहर आने के बाद आपकी छवि का क्या होगा, है ना? हान यून वाइस प्रिंसिपल की बात सुनकर डर गई। उसने सोचा कि वह उसे सांत्वना देने और न्याय दिलाने के लिए यहाँ आया है। हालांकि, उसने कभी नहीं सोचा था कि वाइस प्रिंसिपल डिंग चाओ रैन का समर्थन करेगा। तो, हम एक छोटा सा सौदा क्यों न करें? जिया हाओ को देखते हुए हान यून परेशान दिखी। वे मुझे 50,000 युआन देंगे और साथ ही 200,000 की छात्रवृत्ति भी स्वीकृत करेंगे। बदले में, मुझे शिक्षक बैठक के दौरान टीचर किन पर दोष मढ़ना होगा। मुझे कबूल करना होगा कि उसने दुर्भावनापूर्ण इरादे से चाओ रैंग को थप्पड़ मारा। हमारे परिवार की हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है। अगर मुझे वो 250,000 युआन मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हान यून ने अपने होंठ काटे। तो, तुम वाइस प्रिंसिपल डिंग के बताए रास्ते पर चलने की सोच रहे हो? जिया हाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। और अपने उद्धारकर्ता, शिक्षक किन को गड्ढे में धकेलना। मैं और क्या कर सकता हूँ? हान यून ने गुस्से में कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड हों। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता है? जिया हाओ ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अभी 300,000 युआन। और आपको बोर्ड की मीटिंग से पहले सच कबूल करना होगा। इसके अलावा, आपकी कोई भी तस्वीर इंटरनेट पर नहीं फैलेगी। तो, क्या आपको ये शब्द पसंद हैं? क्या क्या? हान यू ये सुनकर अवाक रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिया हाओ उसे 300,000 युआन दे रही है, सच बताने के लिए। कैसे? क्यों? हान यू उलझन में थी। तुम मुझे क्यों पैसे देना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि टीचर किन को तकलीफ हो। जिया हाओ ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ठीक है, आंटी जल्द ही कॉफी लेकर आ सकती हैं। तो, कृपया मुझे अपना फैसला बताएं। क्या तुम 2 दुष्ट कमीनों के खिलौने बनकर रहोगी और अपने उद्धारकर्ता को सजा दोगी? या हिम्मत जुटाओगी और उन कमीनों को सजा दोगी? जिया हाओ के गंभीर चेहरे को देखकर, हान यू को धोखे का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। वह सच कह रहा है। हान यून का दिमाग घूम गया जब उसने इस समस्या का हल खोजने की कोशिश की। जिया हाओ की बातें सुनकर, उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। वास्तव में, वह उन कमीनों को खुद पर नियंत्रण क्यों करने दे? आज, वह पीड़ित थी। लेकिन कल, कोई और हो सकता है। नहीं, अगर मेरे पास उन्हें दंडित करने की शक्ति और मौका है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम ऐसा करने की क्षमता रखते हो, तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। हान यून ने जिया हाओ को उम्मीद भरी आंखों से देखा। पहले, मुझे अपना बैंक खाता नंबर दो। मैं, क्या तुम सच में मुझे पैसे देने जा रहे हो? हान यून चौंक गया। तो, तुम्हें यह नहीं चाहिए? नहीं नहीं, रुको, मुझे चाहिए। हान यून ने जिया हाओ को अपना खाता नंबर देते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया।
जिया हाओ उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। अपनी माँ को मत बताना कि मैं यहाँ था। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? हान यून ने जिया हाओ को अपने कमरे से बाहर जाते देखा। अचानक उसने अपनी माँ को कॉफी का गिलास पकड़े देखा। जिया हाओ, क्या तुम जा रही हो? 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 जिया हाओ ने अपनी उंगलियां चटकाईं और हान यून की माँ कांप उठी। उसने चारों ओर भ्रम से देखा। जिया हाओ ने अपनी उंगलियां चटकाईं। हान यून की माँ कांप उठी। उसने चारों ओर भ्रम से देखा। हान यून ने ये सुनकर चौंक गई। उसने हकलाते हुए अपना सिर हिलाया। जिया हाओ, क्या तुम जा रही हो? हान यून की माँ कांप उठी। उसने चारों ओर भ्रम से देखा। जिया हाओ, क्या तुम जा रही हो? हान यून की माँ कांप उठी। उसने चारों ओर भ्रम से देखा। हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ क्या तुम जा रही हो? जिया हाओ, क्या तुम जा रही हो? हान यून ने कहा, हाँ, क्या तुम भूल गई? उफ, मेरा सिर, मुझे कुछ भूलने जैसा लग रहा है। उसकी माँ ने आह भरी। लेकिन उसी समय हान यून का फोन बज उठा। जैसे ही उसने फोन खोला, हाँ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसके खाते में 300,000 युआन जमा हो गए हैं। उसकी माँ ने भी ये देखा और चौंक गई। यह, हान यून, तुम्हें इतने पैसे किसने दिए? आह ये, माँ, स्कूल, हाँ, हान यून ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है, हमारी अकादमी इस पूरे शहर में सबसे प्रतिष्ठित अकादमी है। इसलिए, उन्होंने अपना नाम साफ रखने के लिए मुझे यह मुआवजा दिया। और यह भी नहीं कि पैसे का एक हिस्सा उस कमीने शिक्षक से भी आया था। हाँ, सच में, उसकी माँ की नज़र ठंडी हो गई। क्या वे पैसे का इस्तेमाल करके हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बस मुआवजा है। हान यून ने अपनी माँ की ओर देखते हुए अपने होंठ काटे। उस शिक्षक को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। हाँ, मेरी बेटी, तुमने बहुत कुछ सहा है। उसकी माँ ने उसे थपथपाते हुए आह भरी। भविष्य में तुम्हें ऐसे कमीनों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्हें तुम्हारा फायदा उठाने मत देना। हाँ, माँ, डॉट, डॉट, डॉट। जिया हाओ राहत के साथ अपार्टमेंट से बाहर चली गई। ठीक है, मैंने पहले उसकी समस्या का समाधान कर लिया है। मूल कथानक में हान यू ने चाओरान और वाइस प्रिंसिपल डिंग के दबाव में आकर किन बिंगयू के खिलाफ झूठी गवाही दी। नतीजतन किन बिंगयू की प्रतिष्ठा और स्कूल में ताकत काफी कम हो गई। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हान यू को भी एक सुनसान इलाके में बुलाया जाता है और चाओरान उसका बलात्कार करता है। और उसके बाद वह उसके नशे की लत वाले लंड और पैसे के चक्कर में पड़ जाती है। फिर हान यू उनके मोहरे की भूमिका निभाता है और किन बिंगयू को जाल में फंसाता है, इससे पहले कि चाओरान उसका भी फायदा उठा ले। तस्क, कितना घटिया अंत है। कम से कम कुछ ट्विस्ट तो होते। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। समय देखते हुए उसने पाया कि शाम के 6 बज रहे थे। उसने एक पल सोचा और समय की गणना की। टूर्नामेंट कल सुबह 10 बजे के आसपास शुरू होगा। इसलिए मेरे पास लगभग 16 घंटे का खाली समय है। यूनलान महाद्वीप में शायद 1 या 2 दिन से ज्यादा समय बीत चुका होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। हवेली में लौटने के बजाय वह सीधे एक होटल में गया और एक कमरा बुक किया। उसने सू जिंगर को मैसेज किया कि वह आज रात नहीं आएगा और वह कल सीधे टूर्नामेंट में जाएगा। कमरे में प्रवेश करते हुए जिया हाओ ने चारों ओर देखते हुए सिर हिलाया। बुरा नहीं है, यह एक अच्छा कमरा है। अपने हाथ और चेहरा धोते हुए जिया हाओ बिस्तर पर लेट गया और सो गया। हाँ, मैं यहाँ हूँ। जिया हाओ ने अपनी आंखें खोली और अपने परिचित बेडरूम को देखा। जब उसने बाहर देखा तो शाम हो चुकी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह 2 नौकरानियों को बाहर खड़ा देखकर हैरान रह गया। हाँ, यंग लॉर्ड जिया, तुम वापस आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिया हाओ ने उन्हें देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। युवा महिला ने हमें अपने कमरे की रखवाली करने और किसी को भी अंदर न आने देने के लिए कहा। नौकरानियों ने क्रमशः सिर झुकाया। कितना अजीब है, हम कमरे की रखवाली कर रहे थे, फिर भी हमने तुम्हें अंदर आते नहीं देखा। ठीक है, मेरे अपने तरीके हैं। जिया हाओ ने उन्हें विदा करते हुए अपना सिर हिलाया। तस्क, मेरी पत्नी कितनी चतुर है। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैं रहस्यमय तरीके से बेडरूम में आ सकता हूँ। जिया हाओ ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। लेकिन वैसे भी, जब से मैंने सारी अराजकता ऊर्जा सॉस बैरल पर केंद्रित की है,
गुणवत्ता कई गुना बढ़ गई है। हे, क्या मुझे अब उन्हें विशेष इमेजी कहना चाहिए? जब वह बाहर निकला तो उसकी नजर एस्टेट के बाहर भीड़ पर पड़ी। यह क्या हो रहा है? जिया हाउ ने ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। दामाद, बूढ़े यांग, ये लोग कौन हैं? जिया हाउ ने उत्सुकता से पूछा। वे, तुम उस दिन अनुपस्थित थे। बूढ़े यांग ने जिया हाउ को देखते हुए आह भरी। क्या तुम भूल गए? कुलपति कई नानहाई सिटी मजिस्ट्रेट बन गए हैं। अब से हमारा घर मजिस्ट्रेट एस्टेट में बदल गया, इसलिए निश्चित रूप से अब यहाँ बहुत से लोग आएंगे। जिया हाउ ने ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हे, तो हमारा घर एक अदालत की तरह हो गया। आप ऐसा कह सकते हैं। बूढ़े यांग ने सिर हिलाया। जिया हाउ ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए चारों ओर देखा। तो वहां के गार्ड के बारे में क्या? वे कई परिवार के गार्ड की तरह नहीं दिखते। महामहिम ने कई परिवार की सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी और स्टॉर्म गार्ड के एक हिस्से को पश्चिमी सीमा पर भेजने का आदेश दिया, और इसकी जगह नानहाई शहर और प्रीफेक्चर गार्ड के कानून प्रवर्तन गार्ड ले लेंगे। बूढ़े यांग ने आह भरते हुए जवाब दिया। जिया हाउ की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पढ़ा। कुछ सोचा, बुरा नहीं, शाही परिवार कई परिवार की सैन्य शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है न? दामाद समझदार है, बूढ़े यांग ने धीमी आवाज में कहा। सम्राट चाहते हैं कि कई परिवार धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति को कम करे और अधिकारी बने। और बता दे, सबसे बड़े गुरु पहले से ही 10,000 कुलीन घुड़सवार सेना के साथ उत्तरी सीमा की रखवाली कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुख्य परिवार में तैनात सेना को कम करने के मौके का इस्तेमाल किया। बूढ़े यांग ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में जवाब दिया। हे, विद्रोह से डरते हैं, है न? जिया हाउ ने ठहाका लगाया। एक शक्तिशाली कबीले से सैन्य शक्ति को बाहर निकालना और इसे शाही परिवार के अधीन केंद्रीकृत करना एक अच्छा कदम है। यह शाही परिवार की शक्ति को मजबूत करेगा। हालांकि सिर्फ इसलिए कि कई परिवार वफादार है और सहमत है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई वफादार होगा। जिया हाउ ने ठहाका लगाया। क्या होगा अगर कोई निजी सेना बनाकर उसे छिपाए रखे? जरूरत पड़ने पर वे बस उसका इस्तेमाल करेंगे। निजी सेना और अनधिकृत हथियार सख्त वर्जित हैं। बूढ़े यांग की आवाज गंभीर हो गई। और क्या कहना है, अगर ऐसी कोई बात पकड़ी गई तो शाही परिवार सख्त कार्रवाई करेगा। अच्छा, मेरा मानना है कि कानून में बहुत सी खामियां हैं। जिया हाउ ने कंधे उचका दिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इन 100 साल पुराने परिवारों के पास कोई छिपी हुई सेना या हथियार न हो। बूढ़े यांग ने कड़वी मुस्कान के साथ जिया हाउ की बातों को चुपचाप स्वीकार किया। हालांकि जिया हाउ को अब उससे कोई मतलब नहीं था। मुड़कर वह लाइन की ओर चल पड़ा। चूंकि कानून प्रवर्तन और न्याय कई यूनहाई द्वारा संभाला जाता है, इसलिए यहाँ बहुत से लोग उससे मदद मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मवेशियों के खो जाने की छोटी सी शिकायत से लेकर दूसरी समस्याओं तक हर कोई यहाँ उमड़ रहा है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शाही परिवार ने अवसर के बजाय कई परिवार पर लगाम लगा दी है? जिया हाउ फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। अच्छा, महामहिम ने ऐसा ही आदेश दिया था। बूढ़े यांग ने व्यस्त अधिकारी की ओर देखा। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी गार्ड्स इस सप्ताह पैट्रियार्क के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी शक्ति कम हो जाएगी। तो हम न केवल अपनी सेना खो देंगे, बल्कि हम प्रतिष्ठा और शक्ति भी खो देंगे। जिया हाउ ने अपनी जीभ चिटकाई। लेकिन फिर क्या लाभ हैं? ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि महामहिम पैट्रियार्क के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। क्या कुटिल योजना है? हमें मुर्गी और अंडे दोनों खोने देने की कोशिश कर रहे हैं। जिया हाउ ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। वैसे यीक्सु कहाँ है? युवती कुछ मामलों की देखरेख करने के लिए बाहर गई है। वह जल्द ही वापस आ जाएगी। बूढ़े यांग ने सिर हिलाया। मजिस्ट्रेट हॉल बंद होने का समय हो चुका है। मैं जाकर इन लोगों को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, मैं बाहर जाकर थोड़ा बाजार घूमूंगा। युवा गुरु, कृपया फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में मत जाइए। जिया हाउ ये सुनकर अवाक रह गया। क्या मैं एक कामुक विकृत व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो हर दिन वेश्यालय जाता है? बूढ़ा यांग केवल विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। हालांकि उस मुस्कान के पीछे की हंसी और अविश्वास ने वास्तव में जिया हाउ को चोट पहुंचाई। मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। जिया हाउ को गुस्सा आया और वह जाने के लिए मुड़ा। पानी ले जाने वाली सीढ़ियों का उपयोग करते हुए वह तेजी से सड़क पर आगे बढ़ा, नानहाई शहर के मुख्य बाजार में पहुंच गया। इधर उधर घूमते हुए उसने जल्द ही कई परिवार के चाय घर को देखा। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने कई परिवार की गाड़ी को बाहर देखा। यीक्सु यहाँ आया था। उत्सुकता से वह दुकान की ओर चला गया।
कई यीक्सू को चाय घर के कर्मचारियों के साथ बात करते हुए पाया। अचानक सभी की निगाहें देखकर कई यीक्सू ने पीछे मुड़कर देखा और जिया हाउ को अंदर जाते हुए देखा। तुम वापस आ गए। गुड इवनिंग बीवी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? जिया हाउ ने कई यीक्सू को देखते हुए मुस्कुराया। पूरे ग्रेट यान किंगडम में एक शीर्ष पायदान की सुंदरता के रूप में कई यीक्सू अपने हल्के हरे रंग के लिबादे और पोनीटेल में बंधे बालों के साथ वास्तव में लुभावनी लग रही थी। वह थोड़ा शर्मा गई और अपनी लाली को न दिखाने की कोशिश करते हुए दूर मुड़ गई। एन, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम वो चीजें लाए हो जो हमने मांगी थी? हे, बेशक, मैंने कार्ट में चीजें रख ली हैं, जिया हाउ ने हंसते हुए कहा। सिया यीक्सू ने अपनी भौहें उठाईं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि हमने अपनी कार्ट में कुछ लाया है। अरे, मुझे चीजें बाहर से मिली, इसलिए मैंने उन्हें कार्ट में रख लिया, जिया हाउ ने जवाब देते हुए अपना सिर खुजलाया। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हर महीने एक बार बन शॉप और टी हाउस चेक करती हूँ, कई यीक्सू ने आह भरी। और जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, लाभ शून्य है और घाटा बढ़ गया है। ओह, कारण, जिया हाउ ने बैठते ही अपनी बाहें क्रॉस कर ली। सबसे पहले, यहाँ खाने के लिए बेहतर जगहें हैं। खाने की गुणवत्ता भी बेहतर है, कई यीक्सू ने जवाब दिया। तो बेहतर रसोइयों को क्यों न रखा जाए? क्योंकि वे दुर्लभ और एकाधिकार वाले हैं, कई यीक्सू ने अपनी आंखें घुमाई। उदाहरण के लिए इंपीरियल शेफ और उनके शिष्यों को ही लें। लगभग कोई भी शिष्य जो इंपीरियल शेफ की स्वीकृति प्राप्त करता है, उसे तुरंत खोज लिया जाता है। इन रसोइयों का वेतन 1000 टैल सोने से लेकर 5000 टैल सोने तक हो सकता है। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक अकेला रसोइया कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम इसे बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कई रसोइयों को नियुक्त करने की जरूरत है। जगह चल रही है, हम पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, हम हर महीने शेफ पर 10,000 से ज्यादा सोना कैसे खर्च कर सकते हैं? जिया हाउ के होंठ फड़क उठे जब उसने ये सुना। ये अज्ञानी लोग बकवास खाना खाते हैं और शेफ को 10,000 सोना देते हैं। हमारे यहाँ का शेफ, क्या वह वफादार है? जिया हाउ ने कई यीक्सू की ओर देखा। कई यीक्सू एक पल के लिए हैरान हुई और फिर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, चलो मैं तुम्हें एक खास डिश दिखाती हूँ। जिया हाउ ने रसोई में जाते हुए अपनी आस्तीनें चढ़ाई। अपने दिमाग में सॉस, मसाले और सभी रेसिपी के साथ उसने कुछ सरल लेकिन स्वादिष्ट बनाने का फैसला किया। चिकन को सॉस, नमकीन पानी और मसालों के साथ मैरिनेट करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद जिया हाउ ने नूडल्स को बारीक टुकड़ों में कुचल दिया और एक अंडा फोड़ दिया। उसके बाद उसने चिकन को बाहर निकाला और उस पर मैदा लपेटा, फिर उसे अंडे में डुबोया और उस पर नूडल्स के बारीक टुकड़े लपेटे। उसके बाद उसने उन्हें तेल में डीप फ्राई किया। इस बीच उसने नूडल्स को दूसरे बर्तन में उबाला और उसे बाहर निकाला। फिर प्याज और सब्जियों को काटा और उन्हें सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और मिर्च के पेस्ट के साथ एक बर्तन में स्टिर फ्राई किया। अरे, मुझे लगता है कि स्विफ्ट टाइगर आर्ट चुनना वाकई अच्छा था। मेरी चाकू चलाने की कुशलता में काफी वृद्धि हुई। जिया हाउ आश्चर्यचकित रह गया जब उसने सब्जियों और प्याज को बिल्कुल सही तरीके से काटा। उसने उन्हें धीरे धीरे पकाया, हल्का सूप बनाया और फिर कुछ अतिरिक्त मसाले डाले। उसके बाद उसने एक कटोरा लिया और सूप परोसा और उसमें नूडल्स डाले। और उसके ऊपर उसने तले हुए चिकन के टुकड़ों को कटे हुए उबले अंडे के साथ रखा। लो, ये लो, यह एक मूर्खतापूर्ण कत्सुडॉन रेसिपी थी जो उसने काफी समय पहले सीखी थी। आखिरकार, खाना बनाना एक बुनियादी जीवित रहने का कौशल है जो हर किसी के पास होना चाहिए। कत्सुडॉन का कटोरा देखकर सभी की आंखें चमक उठी। सुगंध, प्रस्तुति और सब कुछ बस शीर्ष पायदान था। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मोटी थी, उत्सुकता से कटोरे को देखते हुए आगे आया। दामाद जिया, क्या तुम खाना बनाना जानते हो? मुझे क्यों नहीं पता, जिया हाउ ने सहजता से उत्तर दिया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में थोड़ा बेतुका था। ये सामंतवाद का युग है। नौकरानियां और नौकर यहाँ अपने मालिकों की हर आज्ञा का पालन करने के लिए हैं। किसी के पास बस पर्याप्त पैसा और प्रभाव होना चाहिए और उन्हें अपना काम करवाने के लिए उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। इसलिए अधिकांश कुलीन महिलाएं भी खाना बनाना नहीं जानती, पुरुषों की तो बात ही छोड़िए। केवल वे ही लोग जो प्रतिभावान और खाना बनाने की इच्छा रखते हैं, शेफ बनने की राह पर चलते हैं। मैं लियांग वेई हूँ, इस जगह का मुख्य रसोइया। लियांग वेई ने अपनी मुट्ठी बांधी। मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग लॉर्ड जिया एक रसोइया होगा। तो क्या मैं, शेफ लियांग, कृपया आगे बढ़ें। जिया हाउ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। आखिरकार, आपको यह व्यंजन खाने की जरूरत है ताकि आप समझ सके कि इसका स्वाद कैसा होता है।
चॉपस्टिक लेते हुए लियांग वेई ने तले हुए चिकन का एक टुकड़ा लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। अचानक उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि उसने चॉपस्टिक लगभग गिरा दी थी। यह अचानक ऐसा लगा जैसे लियांग वेई किसी सम्मोहन में था। उसे कटोरे पर उड़ती भाप की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से उसे उड़ाया और एक और निवाला खाया। उसने नूडल्स भी खाए और सूप भी पिया। पूरा कटोरा खत्म करने में उसे मुश्किल से ही समय लगा। कय यिक्सू भी एक निवाला खाना चाहती थी। हालांकि एक सुंदर महिला होने के नाते वह सीधे उससे पूछ नहीं सकती थी। हालांकि जब वह जिया हाओ को संकेत देने के बारे में सोच रही थी तो लियान वेई ने पहले ही पूरा कटोरा खा लिया था। यह लानत है, क्या ये वाकई इतना अच्छा है? कय यिक्सू अवाक रह गई। जिया हाओ ने पलटकर देखा और कय यिक्सू की शत्रुतापूर्ण और ईर्ष्यालु निगाह देखी। उसे क्या हो गया है? वह भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उस पल लियांग वेई अचानक फर्श पर अपने घुटनों के बल गिर गया। शेफ लियांग, क्या आप ठीक हैं? ये देखकर हर कोई घबरा गया। यहाँ तक कि जिया हाओ भी एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाई। अरे, मैंने तो कोई जहर नहीं डाला। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। जिया हाओ को देखते ही उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मसाले, सॉस, ये सब बहुत अलग तरह के लगते हैं। मैंने ऐसा चिकन कभी नहीं चखा। यह बाहर से कुरकुरा है, फिर भी अंदर से इतना कोमल और रसीला है। मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। लियांग वेई की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिया हाओ को एक नई रोशनी में देखने लगा। अच्छा, मुझे लगता है कि शेफ लियांग को ये पसंद आया। जिया हाओ मुस्कुराए। अब आप स्वाद से सामग्री का अनुमान क्यों नहीं लगाते? उसने सॉस को लियांग वेई के सामने रखा, उसे उन्हें चखने दिया। जब उसने सोया सॉस चखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये सोया पेस्ट जैसा लगता है। हालांकि ये जूस उस कच्चे पेस्ट से ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। यह मछली जैसा लगता है, क्लैम जैसा। बनावट समुद्र की सांस के साथ मोटी है। और ओह भगवान, ये बहुत मसालेदार है। लियांग वेई ने मिर्च पेस्ट सॉस का स्वाद चखने पर थोड़ी खांसी की। लेकिन ये वास्तव में भोजन में एक अच्छा किक जोड़ता है। और हाँ, जब उसने काली मिर्च देखी तो वह आश्चर्यचकित था। काली मिर्च? यंग लॉर्ड जिया, क्या तुम्हें वास्तव में काली मिर्च मिली है? हाँ, मुझे लगा कि काली मिर्च यहाँ आम होनी चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया हाओ हैरान था। ये पश्चिम से आयातित होने जैसा था। लियांग वेई ने सिर हिलाया। लेकिन कुछ दशक पहले ये रास्ता राक्षसों से भरा हुआ था, जिससे काली मिर्च का आयात सीमित हो गया। इसलिए यह एक लग्जरी मसाला बन गया। केवल कुछ कुलीन और उच्च श्रेणी के रेस्तरां ही इसका उपयोग करते हैं। मैं समझ गया। जिया हाओ ने लियांग वेई की उत्सुकता देखकर सिर हिलाया। भले ही उसका खाना औसत दर्जे का हो, जिया हाओ ने महसूस किया कि लियांग वेई में एक अच्छी खूबी है। ये सीखने की इच्छा थी। जब उसने खुद को सभी सॉस और मसालों से परिचित कर लिया तो जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तो ठीक है, शेफ लियांग, अगर हम अपने व्यंजनों में इन चीजों का उपयोग करते हैं तो क्या ये लोकप्रिय होगा? बेशक, यंग लॉर्ड। लियांग वेई ने जल्दी से सिर हिलाया। इतना स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ कुछ दिनों में विस्फोटक हो जाएगा। तो आपको बिक्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। जिया हाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तो मैं इन चीजों का एक हिस्सा यहाँ छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उस रेसिपी का अभ्यास करते रहोगे जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। जिया हाओ ने उसे एक छोटी नोटबुक दी। यंग लॉन्ग, मुझ पर भरोसा रखो, लियांग वेई ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। हालांकि मुझे लगता है कि अगर मुझे ठीक से निर्देश दिया जाए तो मैं सब कुछ सीख पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सीख पाओगे। जिया हाओ ने सिर हिलाया। लेकिन फिर उसने पलटकर देखा, कय यिक्सू को चुपचाप खड़ा देखा। अरे पत्नी, आह हाँ, कय यिक्सू ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें अब वापस जाना चाहिए। क्यों? जिया हाओ ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए मुस्कुराया। कय यिक्सू ने उसे असमंजस में देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक और कटोरा तैयार किया है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम खाना नहीं चाहते। नहीं, रुको। सभी ने कय यिक्सू को अजीब नजरों से देखा, जिससे उसे अजीब लगा। मेरा मतलब है, खाना बर्बाद करना अच्छा नहीं है। कय यिक्सू खांसी हल्के से, तो मुझे अपना भोजन चखने दो। हे, जिया हाओ ने कय यिक्सू को दूसरा कटोरा देते हुए एक शरारती मुस्कान दी। जैसे ही कय यिक्सू ने पहला निवाला लिया, वह अब और नहीं रुक सकी। ये बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ी देर बाद कय यिक्सू ने अपनी मुद्रा वापस ले ली क्योंकि वह थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी।
क्या बात है पत्नी, क्या खाना आपकी पसंद का नहीं था? जिया हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कय यिक्सू ने सिर हिलाते हुए शर्माते हुए कहा, नहीं, यह अच्छा था। उसके बाद उसने जल्दी से विषय बदल दिया। वैसे भी मुझे लगता है कि आपने जो सॉस और मसाले खरीदे हैं वे टेबल को पलट सकते हैं। हालांकि हमें इस तरह के व्यंजनों के लिए उचित मूल्य भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। सॉस और मसाले आखिरकार बहुत महंगे होंगे। ये किसने कहा? जिया हाओ ने बीच में कहा। आपको कीमत के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि शुरुआत में इन व्यंजनों की कीमत यथासंभव सस्ती रखें। हम बाद में धीरे धीरे कीमत बढ़ा सकते हैं। आपको नुकसान की परवाह नहीं है। कय यिक्सू ने जिया हाओ की ओर देखा। इन चीजों की लागत, परिवहन और सीलिंग की लागत। हे, मेरी पत्नी, जैसा कि मैंने कहा, मैंने पहले ही इसका ध्यान रखा है। जिया हाओ मुस्कुराए। तो आपको बस ग्राहकों को आकर्षित करना है। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कय यिक्सू ने बाहर निकलते समय अपना माथा रगड़ा। पहले ही देर हो चुकी है। चलो वापस चलते हैं। लेकिन मैं अभी वापस आई हूँ। जिया हाओ ने थोड़ा हंसते हुए कहा। क्यों ना बाजार में घूम लिया जाए? चूंकि तुम यही चाहती हो, मैं मान सकती हूँ। कय यिक्सू ने कुछ सोचने के बाद सिर हिलाया। मुस्कुराहट के साथ जिया हाओ ने कय यिक्सू की हथेली पकड़ी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। वाह रुको, मेरे हाथ इस तरह मत पकड़ो। क्यों नहीं? जिया हाओ ने उसकी हथेली को जाने नहीं दिया और थोड़ा और दबाया। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। बट अच्छा, चलो अब चलते हैं। जिया हाओ ने कय यिक्सू को पकड़कर उसे घसीटते हुए हंसते हुए कहा। जिया हाओ और कय यिक्सू को देखकर पैदल चलने वाले भी उनकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। एक सुंदर युवक जिसका रूप रंग विद्वान जैसा था, और एक सुंदर सुंदरी जो नश्वर दुनिया से अलग दिख रही थी, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। वाह, वह जोड़ी कौन है? क्या वह कय परिवार का पहला युवा लड़का नहीं है? आह, क्या तुम्हें नहीं पता? उसने पहले ही किसी से शादी कर ली है। वह युवक कई परिवार का लिव इन दामाद होना चाहिए। टस्क, वह अच्छा दिखता है। उसकी किस्मत कमाल की है। हाँ, काश मैं उसकी जगह होता। जिया हाओ ने अंदर ही अंदर हंसते हुए कय यिक्सू का हाथ और भी प्यार से पकड़ लिया, जिससे दुनिया को उसकी खूबसूरत पत्नी के बारे में पता चल गया। हाँ, और हारने वालों, मुझे कुछ इच्छा की प्राप्त करने दो। हालांकि जब वे नीचे जा रहे थे, तो जिया हाओ ने एक जगह देखी जहां बहुत सारी भीड़ किसी बात पर बहस कर रही थी। वहां क्या हो रहा है? वह जगह, यह एक बड़ी दुकान जैसी दिखती है। कय यिक्सू ने समझने से पहले थोड़ा भौहें सिकुड़ी। आह, वे नमक खरीदने आए हैं। इतने सारे लोग, क्या यहाँ नमक नहीं मिलता? जिया हाओ ने हैरान स्वर में कहा। नहीं, यह एक दुर्लभ वस्तु है, जिसे शाही परिवार और कुछ अधिकृत परिवारों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। नमक का आधा जिन एक ताइल सोने के बराबर है। इसका मतलब है कि 250 ग्राम नमक के लिए 100 चांदी। यह अपमानजनक है। जिया हाओ हैरान था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह असंभव नहीं था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यान साम्राज्य समुद्र के पास कहीं नहीं है, जिससे उन्हें साल आयात करना पड़ता है। दूर से नहीं, नमक का संरक्षण भी एक और बात है, जिससे परिवहन कठिन हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होगा अगर हम नमक का व्यवसाय शुरू करें? जिया हाओ ने कय यिक्सू से पूछा। हमें शाही परिवार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर हमें विभिन्न परमिटों के एक और दौर की आवश्यकता है। उसके बाद हमें नमक व्यवसाय के मुनाफे से प्राप्त करों के साथ साथ प्रतिबंध के लिए करों का भुगतान भी करना होगा। ठीक है, जिया हाओ ने सिर हिलाया। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक परेशानी भरा है। लेकिन बात यह है कि हम नमक कहाँ से लाएंगे? अधिकांश नमक उच्च उत्तर और नमकीन झील से आता है। जब वे बातें करते हुए चल रहे थे, तो जिया हाओ की आंखें अचानक झुक गईं। उसने सड़क पर एक व्यक्ति को चलते हुए देखा, जिसके बगल में एक और परिचित चेहरा था। यह कोई और नहीं बल्कि लेई किंजू था, जो सिर झुकाए उस आदमी के पीछे चल रहा था। अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करते हुए जिया हाओ ने उस आदमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे देखा। नाम, सांग कियान। आयु, 56। टिप्पणी, क्रिम्सन डैगर डोजो का नेता और नीले आंतरिक क्यूई का आधा कदम सहज क्षेत्र अभ्यासी। हाल ही का भविष्य बिंदु, 2 दिनों के बाद वह वायलेट स्मोक ग्रास के जहर से मर जाएगा, जिससे ली किजू क्रिम्सन डैगर डोजो का नेता बन जाएगा। जिया हाओ को तब चिंता हुई जब उसने सांग कियान के हाल ही के भविष्य बिंदु को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसे वायलेट स्मोक ग्रास ने कैसे जहर दिया था। क्या ये वह जड़ी बूटी है जिसे लेई किंजू ने एक व्यापारी के साथ व्यापार किया था? क्या ये हो सकता है?
लेई किंजू को देखते हुए उसने अपने ऋषि की दिव्य आंखों का भी इस्तेमाल किया। हाल ही का भविष्य बिंदु। आधे घंटे के बाद लेई किंजू चौथे ब्लॉक में तीसरी बाईं गली में जाकर ऊर्जा शोधन गोली की एक बोतल और कामोद्दीपक की एक बोतल खरीदेगा। क्या हुआ? तुम क्यों रुके? कय यिक्सू ने जिया हाओ की ओर देखा। कुछ नहीं, बस कुछ बातों पर विचार कर रहा था। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। क्या आप क्रिम्सन डैगर्स डोजो के बारे में जानते हैं? उन्हें मार्शल आर्ट डोजो माना जा सकता है जो नानहाई शहर में कई तरह की ब्लैक एंड व्हाइट चीजें करते हैं। कय यिक्सू ने जवाब दिया। लेकिन उनकी मुख्य कमाई ऋण वापस पाने, राक्षसों का शिकार करने और इनाम मिशन लेने से होती है। बाउंटी मिशन। जिया हाओ दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाई। वे क्या हैं? वे कैसे काम करते हैं? तुमने वह जगह देखी? वहाँ एक बोर्ड है जहाँ लोग अपने अनुरोध डालते हैं। हालांकि इसे गुप्त रूप से शाही परिवार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कय यिक्सू ने कहा। कानून प्रवर्तन व्यवस्था आपकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। अगर कोई चीज चोरी हो जाती है या खो जाती है तो लोग कानून प्रवर्तन हॉल में जाकर शिकायत दर्ज कराने के बजाय अपना इनाम वहां रखना पसंद करेंगे। हालांकि हत्या या अन्य गंभीर अवैध गतिविधियों जैसे गंभीर अपराध अभी भी स्थानीय सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो अब मेरे पिता के पास है। मैं समझ गया। धन्यवाद पत्नी, मुझे इतनी सारी बातें बताने के लिए। जिया हाओ मुस्कुराए। तुम वापस क्यों नहीं आओगे? तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मुझे कुछ दिलचस्प मिला है। जिया हाओ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा। फीनिक्स क्लाउड पवेलियन जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिया हाओ का रहस्यमय आकर्षण उस पल में बिखर गया। पत्नी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें अपने पति पर कोई भरोसा नहीं है? कय यिक्सू ने जिया हाओ को देखते हुए अपने होंठ सिकुड़े। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाव भाव ने सब कुछ कह दिया। ये लड़की। जिया हाओ अवाक रह गई। हर कोई मुझे विकृत क्यों समझता है? लेई किंजू, तुम्हारी प्रगति कैसी चल रही है? मास्टर, मैंने क्रिम्सन फ्रेंजी ब्लेड आर्ट्स की दूसरी परत को सफलतापूर्वक समझ लिया है। बुरा नहीं है, हालांकि आपके आंतरिक क्यूई में अभी भी थोड़ी कमी है। क्रिम्सन फ्रेंजी ब्लेड आर्ट्स की दूसरी परत का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए आपको गहन जागृति क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचने की आवश्यकता है। सान कियान ने उत्तर दिया। मास्टर, मिस क्यूलियू के बारे में? उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आप उसकी इच्छा जानते हैं, आपको इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मास्टर, तीसरी परत। लेई किंजू ने केवल इतना ही कहा, लेकिन सान कियान ने उसे घूर कर देखा। किंजू, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप अभी तीसरी परत के लिए तैयार नहीं हैं। आपको तीसरी परत के बिना गहन जागृति क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंचने की आवश्यकता है। तभी आप इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ कह दिया है। मैं समझता हूँ, मास्टर। लेई किंजू ने सिर नीचा करके धीमी आवाज में जवाब दिया। हम्फ कमीने, तुम अच्छी चीजों को मुझसे दूर रख रहे हो। जल्द ही मैंने तुम्हें जो जहर दिया है वह काम करेगा। और हे डोजो और तुम्हारी बेटी मेरी हो जाएगी। हाल ही में मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आंतरिक क्यूई अवरुद्ध हो रही है। सान कियान ने पीछे मुड़ते हुए आह भरी। मास्टर, ये ठीक नहीं है। हमें वापस डोजो में लौट जाना चाहिए और आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। लेई किंजू ने चिंतित स्वर में कहा। जहां तक डॉक्टर की बात है, मैं किसी को आने के लिए कहूंगा। ठीक है, चूंकि मैं पहले ही यहाँ आ चुका हूँ। मास्टर, मिस क्यूलियू को चिंता हो रही होगी। हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेई किंजू ने जवाब दिया। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुरंत ला दूंगा। क्या ऐसा है? सान कियान ने सिर हिलाया। आज एक महत्वपूर्ण काम करना है। हमें एक व्यवसाय से 50,000 टेल सोना इकट्ठा करना है। मुझे पता है वह। मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेई किंजू ने अपने अधीनस्थों को देखा और सिर हिलाया। मास्टर, मुझे कुछ काम करना है। तो चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। वापस आने के बाद लेई किंजू ने एक काला लबादा उड़ा और डोजो से जल्दी से बाहर निकल गया। अपना रास्ता बनाते हुए वह जल्द ही अंधेरी गली में पहुंच गया, जहां उसे एक नकाबपोश व्यक्ति अंधेरे में इंतजार कर रहा था। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं देर से नहीं आया। हाँ। लेई किंजू ने उस व्यक्ति को देखते हुए थोड़ा हंसा। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। लेई किंजू ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी जब उसने नकाबपोश व्यक्ति को चुपचाप अपनी ओर आते देखा। जैसे ही उसने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में डाला, लेई किंजू ने अपनी कमर पर छोटी तलवार पकड़ ली। हालांकि
नकाबपोश व्यक्ति ने बस एक बॉक्स निकाला और उसे खोला। हाँ हाँ, मैं समझ गया, लेकिन जो खुद को बहुत ज्यादा पागल होने के लिए कोसने से नहीं रोक सका। तुमने वो चीजें ला दी हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मांगी थी, है न? पिंक मून पाउडर की एक बोतल और एक बोतल ऊर्जा शोधन गोलियों की। हाँ। हुड वाली आकृति ने चुपचाप सिर हिलाया, बॉक्स बंद कर दिया। लेकिन जो नाराज होने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, मुझे पता है कि पिंक मून पाउडर एक अवैध दवा है, लेकिन तुम इतने विवेकशील नहीं हो सकते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तुम पहले चुप नहीं थे। हालांकि हुड वाली आकृति ने केवल कंधे उचकाए और लेई किंजू को कीमत बताने का इशारा किया। बड़बड़ाते हुए लेई किंजू ने सोने के नोटों का एक ढेर निकाला और हुड वाली आकृति को दे दिया। ये लो, इसे रख लो। दोनों के लिए 80,000 टेल सोना। नकाबपोश व्यक्ति ने पैसे लेते समय सिर हिलाया। जैसे ही वह लेई किंजू को बक्सा देने वाला था, कुछ अजीब हुआ। हाँ, जादू की चाल की तरह बक्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक चमकदार खंजर आ गया जिसके ब्लेड पर एक शानदार पैटर्न था। एक सहज प्रवाह की तरह खंजर बिजली की चमक की तरह उसकी गर्दन की ओर चला गया। KNHURKKH खून की धार बह निकली, लेकिन लेई किंजू सिर्फ अपनी गर्दन में लाल रंग के छेद को पकड़ सका, बिना एक भी आवाज निकाले। अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या है? लिन किंजू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस आकृति को हुड हटाते हुए देखा। उसने उसे पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि जिया हाओ था। क्या तुम अवाक हो? जिया हाओ ने अपने दमिश्क चाकू से खून पोंछते हुए लेई किंजू को देखा। अगर तुम सोच रहे हो कि बाहर के अंगरक्षक तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएंगे, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जिया हाओ मुस्कुराया, जिससे वह चांदनी में पूरी तरह से शैतानी लग रहा था। आखिरकार, अगर तुम चिल्ला नहीं सकते तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके युवा स्वामी खतरे का सामना कर रहे हैं? अब शांति से मरो, और इस कामोद्दीपक के लिए धन्यवाद। जिया हाओ ने अपनी हथेली रगड़ी, उस खंजर को चमत्कार के बर्तन में रख दिया। मैं इसका इस्तेमाल उस महिला पर करूंगा जिसका तुम इस्तेमाल करने जा रहे हो। आखिर मैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे प्रिय को कैसे ठंडा महसूस करवा सकता हूँ? लेई किंजू जमीन पर गिरते ही केवल बड़बड़ा सकता था। जिया हाओ को पूरी नफरत, गुस्से और दुख के साथ देख रहा था। कुछ ही देर बाद उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया और उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। जिया हाओ ने लाश को उठाया और उसे बर्तन में फेंक दिया। चूंकि वह लेई किंजू का भविष्य जानता था, इसलिए जिया हाओ पहले आया और उस डीलर पर घात लगाकर हमला किया जो लेई किंजू से मिलने वाला था। उसके बाद उसने अपना लबादा पहना और लेई किंजू के साथ सौदा किया, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार किया। अपनी ताकत के साथ जिया हाओ को लेई किंजू का आसानी से सामना करने का भरोसा था। हालांकि जब आप अपने दुश्मन पर घात लगाकर उसे मार सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों करें? होस्ट इन 6 विशेषताओं में से 4 चुन सकता है। क्रिम्सन उन्माद ब्लेड आर्ट्स मध्यम, आयरन सैंड पाम तकनीक निम्न, सुलेख मध्यम, क्षणभंगुर कदम मध्यम, बातचीत मध्यम, विप किक बहुत कम। हाँ, पॉट मुझे कौशल चुनने के लिए और अधिक मौके दे रहा है न? जिया हाओ आश्चर्यचकित था, लेकिन बिना किसी देरी के उसने क्रिम्सन फ्रेंजी ब्लेड आर्ट्स, क्षणभंगुर कदम, बातचीत और निश्चित रूप से सुलेख चुना। हाँ, मुझे आखिरकार सुलेख कौशल मिल गया। अब मेरी लिखावट बकवास जैसी नहीं दिखेगी। जिया हाओ ने राहत की सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। डिंग, चमत्कारों के बर्तन ने पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली है। दूसरी परत तक पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे। जिया हाओ ने अपने सिर में आवाज सुनकर सिर हिलाया। बिना देर किए वह मुड़ा और जल्दी से चला गया। बुरा नहीं है, ये क्षणभंगुर कदम बहुत तेज है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बारे में अच्छी बात यह है कि मेरे कदमों की आवाज लगभग शून्य है। उसे अपनी हत्याओं की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही उनकी लाशें एकत्र कर ली थी, और उनके शरीर के बिना उन दोनों के लापता होने का ही संदेह होता। जल्द ही वह कई फैमिली मैनर पहुंच गया। जब वह अंदर गया तो उसने कई यिक्सू को फाइलों के ढेर के बीच बैठे देखा। पत्नी, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए।